हाँ भाई दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल PCM 2811 में। तो आज की हम इस क्लास में देखेंगे रसायन विज्ञान का क्लास 10th का अध्याय 3 धातु और अधातु, यानी मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। धातु यानी धातु क्या होती है? धातु क्या होती है? धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। धातु का ज्ञान क्या है? बहुत ही पुराना है। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया। आजकल धातुओं का उपयोग पोलो, हवाई जहाज, रेल, अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। धातुओं के उदाहरण जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और लीड, जिंक और सोडियम, ये क्या है? ये धातुओं के उदाहरण है। धातुओं के भौतिक गुण देखें। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है मेटल की? नंबर 1 है, धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की चमक क्या होती है? धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। सेकंड देखें, सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ धातुओं को पीट कर उन्हें पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्तीयता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्तीयता कहते हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातु सामान्यतः क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उसे ध्वनिक कहते हैं। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो देखें, हमारा यूट्यूब चैनल है PCM 2811। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ठोस धातु यानी कि ठोस धातुएं कौन कौन सी हैं? ठोस धातु आयरन है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। नरम धातुएं कौन कौन सी हैं? सोडियम है, पोटेशियम है। सबसे अधिक आघातवर्ती धातु कौन सी है? सोना और चांदी, यानी सोना और चांदी। ऊष्मा की सुचालक धातुएं कौन सी हैं? चांदी और तांबा। क्या है? चांदी और तांबा। सबसे अधिक तन्य धातु है कौन सी है? सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। और ऊष्मा की कुचालक धातुएं, ऊष्मा की कुचालक धातु कौन से? लीड और मरकरी, यानी कौन से? लीड और मरकरी हैं ऊष्मा की कुचालक धातु हैं। नेक्स्ट देखेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? नंबर, धातुओं का दहन। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन के संग अपक्रिया करने क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। देखेंगे उदाहरण, Cu क्या है? यहाँ पे धातु है, ऑक्सीजन है। O2 क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है। Cu धातु है। O2 क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे क्या बनेगा? 2CO बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या? कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के संग रिएक्शन कराएंगे और कॉपर ऑक्सीजन की, तो क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा। नेक्स्ट देखें, उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3 और 6HCl के संग रिएक्शन कराएं, क्या बनेगा? ACl3 और H2O निकलेगा। उसके बाद देखें A2O और NaOH क्या है? यहाँ पे क्षार और HCl क्या है? यहाँ पे अम्ल। दोनों साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। NaAl2 या सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और जल निकलेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल है PCM 2811, इसे शेयर करें। नेक्स्ट देखेंगे, एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। वायु के संपर्क में आने से एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। नेक्स्ट देखें, धातुओं की जल के साथ क्रियाएं। धातुएं जल के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातु देखेंगे, धातु जल के संग क्रिया करेगी तो क्या बनेगी? ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। क्या बनाएगी? ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या बनाएगी? उदाहरण के क्या है? यहाँ पे धातु है और H2O क्या है? यहाँ पे जल है। H2 यानी धातु के और H2O जल के संग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? KOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड बना दे। उसके बाद और हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस अलग से निकलेगी। उसके बाद देखेंगे Na, यानी 2Na क्या है? यहाँ पे Na क्या है? यहाँ पे सोडियम है और जल के संग हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ऑक्साइड और जल क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट देखेंगे,
धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया कराएंगे तो धातुएं अम्ल से अवक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे देखें धातु क्या है, धातु अम्ल के संग रिएक्शन कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगी। तो धातु देखेंगे क्या है यहाँ पे, धातु Mg के संग रिएक्शन कराएंगे HCl अम्ल की तो क्या है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये लवण है। Zn जिंक की रिएक्शन कराएंगे HCl के संग तो क्या है ZnCl2 या जिंक क्लोराइड और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट देखेंगे धातु लवणों के साथ अवक्रिया। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। A+B का लवण विलयन तो क्या आ जाएगा, A का लवण विलयन आएगा और B धातु निकल जाएगी। जैसे देखेंगे, जैसे क्या Zn प्लस के CuSO4 रिएक्शन कराएंगे क्या बन जाएगा, ये ZnSO4 और प्लस के Cu क्या हो जाएगी, यहाँ से विस्थापित हो जाएगी, Cu क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे धातु है, यानी कि Zn धातु है और B माने लवण का विलयन, CuSO4 का विलयन हो गया, कॉपर सल्फेट का विलयन, फिर रिएक्शन कराएंगे क्या बन के आएगा, यानी कि ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन, कॉपर क्या हो जाएगी, यहाँ से विस्थापित हो जाएगी धातु। नेक्स्ट देखेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक अवक्रियाशील धातु कौन से, सोडियम और पोटेशियम। क्या सोडियम और पोटेशियम है। और सबसे कम अवक्रियाशील धातु कौन से है, गोल्ड और प्लेटिनम। क्या है, गोल्ड और प्लेटिनम है। अधातु किसे कहते हैं, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। धातुओं की तुलना में क्या है, धातुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे, उदाहरण जैसे सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी धातुएं ठोस या गैस में होती हैं। किस में होती हैं, ठोस या, सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस या गैस में होती हैं। लेकिन ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी क्या है, धातु है जो किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अधातुओं के गुणधर्म। अधातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं, नंबर 1 देंगे, अधातुएं आघातवर्धन नहीं होती हैं। अधातुएं आघातवर्धन नहीं होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं तथा वे भंगुर होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं तथा वे क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। अधातुएं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातुएं क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती हैं। किसके, या ठोस किसके रूप में हो सकते हैं, ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे अधातुओं की रासायनिक अवक्रियाएं। अधातुओं की रासायनिक अवक्रिया क्या क्या होती हैं, ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अवक्रियाएं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। यानी अधातु क्रियाकारी ऑक्सीजन के संग तो क्या है, अधातु ऑक्साइड बनाए, क्या बनाए, अधातु ऑक्साइड बनाए। देखें सी क्या है, यहाँ पे कार्बन क्या है, अधातु, कार्बन रिएक्शन ऑक्सीजन के संग कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर क्या है, धातु है और सल्फर की ऑक्सीजन संग कराएंगे क्या बनेगा, SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वो क्या, जल में घुलकर क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे देखेंगे CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और किसके संग अवक्रिया कराएंगे, H2 है, जल के संग अवक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, कार्बोनिल अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे अम्लों के साथ अवक्रिया। अम्लों के साथ अवक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ अवक्रिया करती हैं। धातुएं क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अवक्रिया करते हैं। जैसे देखेंगे सल्फर क्या है, यहाँ पे धातु है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है, H2O। और फास्फोरस की अवक्रिया HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, H3PO4 और N2O और क्या बनेगा, जल निकलेगा। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे क्लोरीन के साथ अवक्रिया। अधातुएं क्लोरीन से अवक्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं। धातुएं क्या है, अधातुएं क्लोरीन के साथ अवक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। देखें 2S की अवक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ क्या बनेगा, H2Cl2 बनेगा, सल्फर मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर मोनोऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन के साथ अवक्रिया, यानी हाइड्रोजन के साथ अवक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अवक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्कृष्ट गैसों के नाम। उत्कृष्ट गैसों के नाम क्या होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये क्या उत्कृष्ट गैसों के नाम होते हैं। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मरकरी है। कौन सी है, मरकरी है। ऐसी
धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर वह पिघलने लगती हैं, वो कौन से? गैलियम और सीजियम है। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, कौन सी? आयोडीन। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, क्या? ग्रेफाइट है। क्षारीय धातु होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होती हैं। अपर रूप क्या है? अपर रूप को समझेंगे। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट है, जो विद्युत का क्या है? सुचालक होता है। सुचालक होता है। नेक्स्ट देखेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे NaCl, LiCl, CaCO3, CaCl2, CaO, MgCl2 जैसे देखेंगे। यानी क्या है? NaCl है, Na पे क्या है? प्लस और Cl पे क्या है? माइनस। तो यानी Na क्या है? धातु, Cl क्या है? यहाँ पे धातु। यानी धातु और धातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आदान प्रदान होता है। जैसे कि Li पे क्या होता है? प्लस के, और Cl पे क्या होगा? माइनस के। उसके बाद Ca पे कितने होते हैं? 2 प्लस के, और Cl पे क्या होता है? 1 माइनस के। तो ये क्या है? COCl2। तो यानी ये क्या है? आयन बनेंगे, इनके द्वारा क्या बनते हैं? आयन बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिकों सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्यम प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। भंगुर होती है। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये मजबूत विद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। घुलनशीलता। विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि अगर गलित अवस्था, यानी कि अगर पानी की अवस्था में रहेंगे तो ये इसमें से क्या है? विद्युत चालक प्रवाहित हो जाएगा। अगर ठोस अवस्था में रहेंगे तो ये इसमें से होकर विद्युत चालक प्रवाहित नहीं होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल क्या है? PCM 28 है, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो देखें नेक्स्ट धातुओं की प्राप्ति। यानी धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, उस खनिजों को क्या कहते हैं? उस खनिजों को अयस्क कहते हैं। देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे देखेंगे, जैसे सोना, जैसे देखेंगे क्या है? जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जैसे देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट देखेंगे बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। अयस्कों का समृद्धीकरण कैसे करेंगे? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके गैंग को हटाने में किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अविक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क शनिवार है। यानी पारे का एक प्रमुख अयस्क क्या है? शनिवार है। नेक्स्ट देखें सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थिर धातुओं के निष्कर्षण। आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अविक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। वर्जन देखें, वर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया वर्जन कहलाती है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे ZnS की अभिक्रिया कराएंगे, जिंक के सल्फाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या है? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ZnO जिंक ऑक्साइड बनेगा और SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड निस्तापित हो। नेक्स्ट देखें निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क को
सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निस्तापन क्या है। ZnCO3 की अभिक्रिया कराएंगे तो ZnO जिंक ऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। नेक्स्ट देखेंगे समेट अभिक्रिया क्या होती है। समेट अभिक्रिया क्या होती है? आयरन ऑक्साइड FeO2 क्या है, FeO3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का प्रयोग रेल की पटरी एवं मशीनों के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Fe2O3 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो Fe अलग निकलेगा Al2O3 और ऊष्मा निकलेगी। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइडों का अपचयन करके उन्हें धातुओं को में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे धातुओं का परिशीकरण। धातुओं का क्या है? परिशीकरण। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से धातुएं पूर्ण रूप को शुद्ध नहीं होती हैं। धातुओं के अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिशीकरण विधि है। विद्युत अपघटनीय परिशीकरण विधि क्या होती है? कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटनीय द्वारा परिशीकृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया जाता है। धातुओं के लवण के विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य तथा अशुद्ध तांबे एनोड जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलय अशुद्धि विलयन घुल जाती है। अविलय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिसे एनोड पंख कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। नेक्स्ट देखें संचारण क्या है। संचारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है तो यह संचारित होने लगती है। जिसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे संचारण की प्रमुख घटनाएं। संचारण की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने वाले लोहे पर भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे जंग कहते हैं। खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती हैं तथा काली पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? काली पड़ जाती हैं। संचारण देखें। संचारण क्या है? अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल पीछे में 28 के आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। देखें संचारण से सुरक्षा। जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं। नेक्स्ट है जंग को अन्य विधियों द्वारा भी रोका जा सकता है जैसे क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा मिश्र धातु बनाकर। नंबर 3 देखें लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को यशोध लेपन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? यशोध लेपन कहते हैं। यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। मिश्र धातु देखें क्या है? दो या दो से अधिक अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल में क्या होता है? जिंक और कॉपर क्या मिला होता है? जिंक और कॉपर मिला होता है जिससे क्या बनाते हैं? उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। कांसे में क्या मिला होता है? कॉपर और टिन मिला होता है। इसमें क्या है? बर्तन और मूर्तियां बनाने में उपयोग करते हैं। सोल्डर में क्या मिला होता है? सोल्डर में पीवी यानी लीड और ऐसा यानी टिन मिला होता है। विद्युत तारों की रोल्डिंग में किया जाता है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यदि यह काफी नरम होता है इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाए जाते हैं। भारत में अधिकांशतः आभूषण 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट में 2 भाग तांबा या चांदी का मिला होता है, 2 भाग चांदी या तांबे का मिला होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।